चलो, ये थोड़ा ना यही से पढ़ लेते हैं, तू भी शायद आ जाए इधर, देखो देखने मिलेगा, है ना। ये पढ़ते पढ़ते ना अपना एक छोटा रिवीजन भी हो जाएगा, एंड वी विल ऑल्सो बी एबल टू गो अहेड विद दिस। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आई विल डेफिनेटली मेक श्योर कि आपको नोट्स मिले, एक्चुअली रेडी है, इट वाज जस्ट मैंने देखा नहीं कि आईडीटी का भी है, तो मैंने प्रिंट आउट के लिए नहीं किया। ठीक है, तो फटाफट देख लेते हैं। देखो, तो वी नो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स, है ना। वी अंडरस्टैंड अ टैक्स इज अ फाइनेंशियल चार्ज or other limit imposed upon a taxpayer, an individual or even a legal entity by a state or a functional which is equivalent to a state. The failure to pay tax is punishable by law, क्योंकि टैक्स पे करना मैंडेटरी है, वो ऑप्शनल नहीं है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी, अ टैक्स इज अ पेक्यूनियरी बर्डन। पेक्यूनियरी का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल, है ना। पेक्यूनियरी का मतलब क्या बेटा? फाइनेंशियल बर्डन laid upon individuals or property owners to support the government, and a payment exacted का मतलब calculated or levied by what beta? Legislative authority. It is not a voluntary payment or a donation, but an enforced contribution exacted by the legislative authority. In simple words, tax is nothing but the money that the people have to pay to the government and which is used to provide what beta? Public service. I think अपना डिस्कशन इसी पे से स्टार्ट हुआ था कि व्हाट इज टैक्स। तो टैक्स इज नथिंग बट व्हाट बेटा? द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। व्हाई डज द गवर्नमेंट नीड रेवेन्यू बेटा? टू गिव द सर्विसेज टू द पीपल ऑफ इंडिया, है ना। देन हमने ये भी देखा कि डिफरेंस है डायरेक्ट टैक्स में और इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, तो हम बोला डायरेक्ट टैक्सेस आर व्हाट? डायरेक्ट टैक्सेस आर टैक्सेस व्हिच आर लेविड ऑन अ पर्सन फॉर इनकम अर्नड और व्हाट बेटा? एक्टिविटीज कंडक्टेड, the incidence of which is to be borne by the person himself and on whom it is what beta? Levied. Incidence मतलब burden, तो burden कौन bear करेगा? जिसपे आपने उसको क्या किया है? लेवी किया है। बट क्या इनडायरेक्ट टैक्सेस में ऐसा है बेटा? इनडायरेक्ट टैक्सेस में बर्डन कौन लेवी करेगा? इनडायरेक्ट टैक्सेस में बर्डन वही बंदा लेवी करेगा जो बंदा फाइनल क्या है बेटा? कंज्यूमर है ना। So indirect taxes are the taxes which are levied on the product or services, the incidence of which is borne by the consumer who ultimately consumes the product or services. While the immediate liability to pay tax may fall upon another person, such as the manufacturer or the seller of the goods. तो immediate tax liability to pay करने का किसी और पे है ना, पर फाइनल बर्डन किस पे है बेटा? कंज्यूमर। ठीक है, फिर ये लोग ने अपने को अलग अलग लेवीज और उनके शेड्यूल्स के बारे में बताया है। जैसे फॉर एग्जांपल कस्टम ड्यूटी जो है ना, वो कहाँ से आता है? टैक्स का लॉ क्या है उसका? कस्टम्स एक्ट 1960। टैक्सेबल इवेंट मतलब क्या करने से आपको ड्यूटी पे करना पड़ेगा? तो वी अंडरस्टैंड दिस इंपोर्ट और व्हाट बेटा? एक्सपोर्ट, है ना। टैक्स कलेक्शन अथॉरिटी कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट। क्यों? शेड्यूल 7 शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये एक्चुअली आएगा आपका एंट्री नंबर 83 ऑफ व्हाट बेटा? यूनियन लिस्ट, है ना। एंट्री नंबर 83 ऑफ द यूनियन लिस्ट। इस तरीके से दे आर जस्ट टॉकिंग। सेम इफ दे आर टॉकिंग अबाउट सेंट्रल एक्साइज, तो देख लो, दिस इज ऑल्सो entry number 84 of again what beta? Union list only। ठीक है, सेंट्रल सेल्स टैक्स, ये कौन लेवी करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। दिस एंट्री 90 of what beta? State list। दिस इज entry, इतना पढ़ लो बेटा। सेंट्रल एक्साइज, सेंट्रल सेल्स टैक्स एंड व्हाट? सर्विस। तो देख लीजिए,
देखा बच्चा? लास्ट है क्या बेटा? वैट, है ना? ये है एंट्री बिफोर, लिख के दिया है ऑफ और बेटा। तो वैट किस पे लगता है? सेल विद इन द स्टेट। जीएसटी कभी लगा था? इंटर स्टेट सेल। वैट लगाने वाला कौन है बेटा? Then they have given us the genesis of GST in India. जेनेसिस का मतलब क्या बेटा? ओरिजिन। जीएसटी का ओरिजिन कहाँ पे हुआ? तो हम लोग बोलते, देखो, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, द जीएसटी इज लेविड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ in India, including the Union Territory of Jammu and Kashmir, with own legislature. GST is a destination-based tax on what beta? Consumption of goods and services. It is levied at all stages, right from the manufacturer up to final consumption, with the credit of taxes paid at previous stage available as set off. In a nutshell, only the value addition is what beta tax, and the burden of tax is to be borne by the final consumer. I think last lecture में हमने ना ये सारे points के बारे में बात किया ही है कि एक तो जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड व्हाट बेटा? कंजम्पशन टैक्स, है ना? क्यों हम लोग ऐसा बोलते हैं? तो रेवेन्यू अल्टीमेटली कौन से स्टेट को या यूनियन टेरिटरी को जाता है जहां पे उसका डेस्टिनेशन है गुड्स का या सर्विसेज का कंजम्पशन पे। हम लोग ने ये भी देखा हर स्टेज पे जो बंदा जितना वैल्यू एडिशन करेगा उतना ही क्या होगा बेटा? टैक्स होगा, है ना? एंड हम लोग ने ये भी देखा था कि आप अगर जो बेचे खरीदने के टाइम पे टैक्स भरते हो, बेचने के टाइम पे आपको उसका क्या मिलता है बेटा? क्रेडिट मिलता है। करेक्ट है? तो दिस ऑल द फीचर्स वी हैव ऑलरेडी सीन व्हाइल वी लुक्ड इनटू व्हाट बेटा? Okay? ये ना मैं अभी नोट्स आपको जब भी दूंगा ना तभी ये पढ़ लेना, दिस इज जस्ट द वे द जीएसटी हैज गॉन है, इस पे तो क्वेश्चन नहीं आता। अब अगेन द कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी वही थोड़ी चीजें जो वी ऑलरेडी नो बेटा। फर्स्ट, इट इज वैल्यू एडेड टैक्स। It is a single tax on the supply of goods and services right from the manufacturer to the consumer, with the credit of taxes paid at previous stages available as set off. In a nutshell, only value addition is what beta? That too we know already. Again, there is a continuous flow of what beta? Tax credit. GST provides a comprehensive and a continuous chain of tax credits from the manufacturer's point or the service provider's point up to the retailer's level or the consumer's level, thereby taxing only the value addition at each stage of what beta? Supply chain. The incidence is to be ultimately borne by the final consumer. So GST paid on the procurement of goods and services can be set off against the payable on supply of goods and services. Thus, only the final consumer bears the GST charge by the last supplier in the supply chain with set of benefits and all the previous stages. मिटिगेशन ऑन कास्केडिंग एंड व्हाट बेटा? डबल टैक्सेशन। मिटिगेशन मतलब क्या बेटा? रिडक्शन, है ना? रिडक्शन। नाउ जीएसटी इज लेविड ओनली ऑन वैल्यू एडिशन, thus it prevents cascading effect of tax, that is tax on tax. GST does not differentiate between goods and services and thus two are what beta? Tax at a single। तो ये है आपका फीचर्स ऑफ जीएसटी। ऑल दिस थिंग्स वुड कम एज अ शॉर्ट नोट बेटा, है ना? छोटा शॉर्ट नोट आएगा, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ जीएसटी इन। ठीक है। नीड फॉर जीएसटी, अभी ये ना थोड़ा पुराना स्टोरी बताया है लोग ने कि जीएसटी का जरूरत क्या था। तो फर्स्ट दे विल टॉक टू अस अबाउट कि ओल्ड लेवीज क्या था। जैसे ओल्ड में एक्साइज ड्यूटी लगाया जाता था इस पे, मैन्युफैक्चरिंग पे या प्रोडक्शन पे। सर्विस टैक्स लगाया जाता था जब आप क्या करोगे बेटा? सर्विस दोगे, है ना? फिर सीएसटी वैट लगाया जाता था जब आप क्या करोगे? सेल करोगे, इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट। एंड इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करोगे तो क्या लगाया जाता था? कस्टम्स। अभी ना बहुत टाइम तक ऐसे होता था बेटा।
ध्यान देना, बहुत टाइम तक ऐसे होता था कि देर वर ना बेटा मल्टीपल लेवीज, देर वर व्हाट बेटा, मल्टीपल लेवीज। ठीक है, मल्टीपल लेवीज का मतलब क्या, एक कोई तो ट्रांजैक्शन है, ठीक है, उसको ना बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस मानती, तो उस पे सर्विस टैक्स लगाएगा। सिमिलरली उसको स्टेट गवर्नमेंट क्या मानती थी, सेल, तो उस पे क्या लगाया जाता था, सीएसटी, है ना, या वैट। फिर अब द पॉइंट इज ट्रांजैक्शन तो एक ही है बेटा, अब बिकॉज टू डिफरेंट क्या बोलो टैक्स अथॉरिटीज आर कंसिडरिंग इट सेपरेटली, उस पे ये दोनों लगता था। अब दोनों लगता था तो इट वाज अ बिग बर्डन। तो इसके लिए जीएसटी आया और जीएसटी ने कंप्लीटली अपने को डिफाइन करके दिया है, अच्छा ये सेल है और ये गुड्स है और ये क्या है बेटा, सर्विस है। ठीक है, तो अभी ये लोग ने ना पहले थोड़ा ओल्ड का बारे में बात किया, देखो, इन द अर्लियर इनडायरेक्ट टैक्स रेजिम a manufacturer of excisable goods charged क्या बेटा, excise duty on the manufacture and value added tax on intra-state sale of what beta goods. However, VAT dealer on the subsequent interstate sale of goods charge what beta, VAT as per the VAT rate applicable in the respective state on the value comprising of basic value plus excise duty charged by manufacturer plus profit by the dealer. अब होता क्या है बेटा कि मान के चलो मैं एक ट्रेडर हूं, मैंने एक मैन्युफैक्चरर से गुड्स खरीदा। अब मैन्युफैक्चरर ने मेरे को क्या बोला मालूम है कि देखो गुड्स का 100 रुपया एंड मेरा एक्साइज ड्यूटी का 10 रुपया, तो मेरे को पड़ा 110 में। ठीक है, अभी मैं ये ना एक्साइज का क्रेडिट नहीं ले पाता था, देयर वाज नो सिस्टम ऑफ क्रेडिट। अब मैं जब सामने टैक्स करूंगा, मेरा सेलिंग प्राइस कैसे बनेगा, मैं बोलेगा एक तो 110 प्लस मेरा वो 40 रुपए का प्रॉफिट, तो ये 150 हुआ। तो ये गलत था ना बेटा, ये हम लोग ने ऑलरेडी देख चुका है। तो ये वही बोल रहे थे, वापस एक बार ही पढ़ोगे तो आपको अभी क्लियर हो जाएगा। ये देख, in the earlier indirect tax regime, a manufacturer of excisable goods charge what beta, excise duty on manufacture and value added tax on intrastate sale. However, a VAT dealer, मतलब ये मैन्युफैक्चर नहीं, ये कौन है, डीलर है बेटा, on his subsequent intrastate sale of goods charge what beta, VAT as per VAT rate as applicable in the respective state by value comprising of basic value plus excise duty charged by the manufacturer plus what बेटा, प्रॉफिट बाय द डीलर, तो ये इसका 150 होता था। ठीक है, अच्छा, वैट क्यों नहीं टैक्स करता था, तो वैट का उसको क्रेडिट मिलता। ठीक है, तो देखो सर्विस टैक्स, फर्दर सर्विसेज टैक्स was payable on service tax was payable on the provision of all services other than those covered in the negative list of service as provided under section 6060 otherwise exempted by mega exempt। तो सर्विस टैक्स में दो चीजें थी जो अभी आपको जीएसटी में भी देखने मिली। एक था नेगेटिव लिस्ट, इसमें लिखे हुए सर्विसेज पे टैक्स लगता ही नहीं है। ठीक है, एंड दूसरा एग्जेम्पशन था, जो सर्विस टैक्स लगता तो था पर हमने उसको क्या कर रखा था बेटा, एग्जेम्प्ट कर रखा। ये दो चीजें। अब पहले की सिस्टम में प्रॉब्लम क्या था, पहले की सिस्टम में प्रॉब्लम, तो देखो क्रेडिट नहीं मिलता था प्रॉपरली, क्या होता था देखो, ये आप उल्टा पुल्टा कुछ भी कॉम्बिनेशन लगा लो, क्या होता था, मैं ना एक ट्रेडर है, हाँ, तो मैंने ना अगर किसी से खरीदा सामान और उसने मेरे को गुड्स का 100 प्लस वैट लगा के दे दिया 10, तो ना इस वैट का मुझे क्रेडिट मिलता था, वैट का मुझे क्या मिलता था, क्रेडिट मिलता था। तो मैं जब सामने बेचता था, मैं सेलिंग प्राइस करता था 150 और इस पे भी मुझे वैट लगता था कितना बेटा, 50। अब मैं क्या करूंगा बेटा, वाइल आई पे टू द गवर्नमेंट फॉर पेइंग 15 आई टेक 10 का क्रेडिट एंड आई ओनली पे 5, बराबर, ये नॉर्मल तुमको पता है, ये हम लोग करते हैं। अब इसमें क्या होता था देखो, मैं जब ये खरीदता था तो 10 रुपए मेरे जेब से आउटफ्लो, मैंने जब सामने वाले को 15 चार्ज किया तो 15 इनफ्लो, एंड जब गवर्नमेंट को भरा तो आइडियली सिर्फ 5 ही भरा, तो ना मेरा ये जो 10 रुपया भरा हुआ था ना, ये इस 15 में रिकवर हो जाता। समझा तुमने, मैं जो 10 भरा ना बेटा, मैंने सामने वाले से कितना लिया, 15, पर गवर्नमेंट को कितना दिया, 5, तो मेरे जेब का जो 10 रुपया गया था वो मेरे जेब पे वापस आता था। ठीक है, पर आप सोचो ये तभी होता था जब मुझे क्रेडिट मिलेगा,
पर अगर ना यहाँ पे एक्साइज ड्यूटी लगता था तो मुझे ना यहाँ पे क्रेडिट नहीं मिलता। तो मेरा आउटपुट क्या है, वैट, इनपुट क्या है, एक्साइज ड्यूटी, तो क्रेडिट नहीं मिलता था। अभी ऑब्वियसली क्रेडिट नहीं मिलेगा तो मैं कैसे वसूल करूंगा सामने वाले से, कॉस्ट बढ़ा के। मैं कैसे वसूल करूंगा, कॉस्ट बढ़ा के। तो अब मैं क्या करता था, मेरा सेलिंग प्राइस 150 नहीं रखता था, मेरा सेलिंग प्राइस 160 रखता था। मतलब 110 मेरा कॉस्टिंग प्लस 40 रुपया मेरा 50 रुपया मेरा प्रॉफिट, सॉरी, तो वो कितना होता था, 160। अब है ना यही प्रॉब्लम हर जगह था। जैसे कि अगर मान के चल मेरा इनपुट एक्साइज ड्यूटी है और आउटपुट भी एक्साइज ड्यूटी है तो क्रेडिट मिलता था। अगर इनपुट वैट है और आउटपुट भी वैट है सेम टाइप तो भी क्रेडिट मिलता था। पर इनपुट अगर वैट है और आउटपुट अगर एक्साइज ड्यूटी है तो क्रेडिट नहीं मिलता था। उल्टा भी, इनपुट एक्साइज ड्यूटी है और आउटपुट क्या है, वैट है, तो भी क्रेडिट नहीं मिलता था। अगर मैं सर्विस प्रोवाइडर हूं तो मैंने टीवी खरीदा तो पहले मैंने वैट पे किया या एक्साइज ड्यूटी पे किया, बट मेरा आउटपुट क्या है, सर्विस टैक्स, तो भी क्रेडिट नहीं मिलता था। ऐसे बहुत छोटे छोटे प्रॉब्लम्स थे। तो ये लोगों ने बोला ये सब का सोल्यूशन क्या करो बेटा, अलग अलग रखो ही मत, सबका एक ही लेवी, जीएसटी। अब इनपुट जीएसटी आउटपुट जीएसटी का क्या मिलेगा बेटा, क्रेडिट मिलेगा, तो बिजनेस इजी हो जाए। तुमको समझा? अभी यू आर ना रियली नॉट कंसर्न विद द अर्लियर सिस्टम, कोई तुमको इस पे सवाल नहीं पूछने वाला, बट टू अप्रिशिएट कि जीएसटी ने आके क्या अच्छा किया, तुमको पहले का प्रॉब्लम्स मालूम होना जरूरी है। ठीक है, इसलिए ये बताया। तो देखो, shortcomings of the earlier indirect tax system. There were various shortcomings in the earlier indirect tax system of taxation in India. Under the earlier indirect tax structure, the various indirect taxes which were levied were not mutually exclusive. Not mutually exclusive का मतलब क्या? ऐसा नहीं कि एक आएगा तो दूसरा नहीं आएगा, है ना। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैपिटल बजटिंग में पड़ा, सिलेक्शन ऑफ वन विल रिजल्ट इनटू व्हाट बेटा, रिजेक्शन ऑफ अनदर। दीज वर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। मतलब ऐसा नहीं कि एक टैक्स लगेगा तो बाकी का दो कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, एक से ज्यादा टैक्स भी एक ट्रांजैक्शन पे लग सकता है। अभी ये बस थोड़ा रोया है लोग ने। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट ऑफ एक्साइज ड्यूटी एंड सर्विस टैक्स फॉर व्हाट बेटा, वैट। तो ये जो अपन ने बोला कि अगर है ना आपका इनपुट एक्साइज ड्यूटी या सर्विस टैक्स है पर आउटपुट क्या है बेटा, वैट है, तो ये क्रेडिट नहीं मिलता था। ठीक है, तो मैं एक ट्रेडर है, मैंने मैन्युफैक्चरर से खरीदा तो मैंने भरा एक्साइज, और बिकॉज मैं अभी सेल करूंगा तो मेरे को क्या भरना पड़ेगा, वैट। तो इनपुट एक्साइज का आउटपुट वैट के साथ क्रेडिट नहीं मिलता। ठीक है, सो देखो, वैट डीलर were not able to take credit of excise duty charged by the manufacturer. Duties paid under the excise law is subsumed into cost beyond the manufacturer, मतलब वो cost का हिस्सा बन जाता है। Like excise duty, VAT dealers were also not able to take the credit of service tax charged by the service providers on various input services. No credit of what beta, CST. In the absence of credit, CST, which was levied on interstate sales collected by the original state, added again to the cost. फिर नो क्रेडिट ऑफ वैट टू सर्विस प्रोवाइडर्स। अब क्या होता है, अगर मैं सर्विस प्रोवाइडर है तो मैं इधर सर्विस टैक्स आउटवर्ड करूंगा, अभी इनवर्ड का क्या लिया, अगर वैट भरा तो भी क्रेडिट नहीं मिलता था। तो बता, द सर्विस प्रोवाइडर्स वर नॉट अलाउड टू क्लेम द क्रेडिट ऑफ व्हाट बेटा, वैट। देन इंक्रोचमेंट ऑफ वन अदर्स टेरिटरी बाय सेंट्रल एंड स्टेट, एंडिंग अप व्हाट बेटा, डबल टैक्सेशन। तो वो लोग क्या करते थे, एक ही ट्रांजैक्शन पे सेंटर भी टैक्स लगाता था, स्टेट भी टैक्स लगाता था, तो उससे क्या होता था, डबल टैक्सेशन। नाउ ओइंग टू फेडरल स्ट्रक्चर of India, where there are two taxing authorities, central government and what beta, state government. The country witnessed an overlapping powers of the state government and the central government. Even though past indirect tax system treated goods and service differently, but in certain cases where goods and service and other type of supplies were being what beta packed as a composite bundles and offered for sale to consumers under a variety of supply chain agreements, there was double taxation. जैसा मैं बोलूं, आप होटल में खाना खाते हो, राइट, वो मैन्युफैक्चरिंग मतलब वो सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस,
और खाना बना के भी तो देता है, मैन्युफैक्चरिंग भी तो है ना। तो ऐसा टाइम पे ये जो कॉम्पोजिट ट्रांजैक्शन है ना बेटा, अभी वो सर्विस भी देते हैं, खाना तुमको प्लेट में लाके प्लेट धो के, वो तो सर्विस है ना बेटा, तुमको तो क्लीन प्लेट मिलता है, तुमको धोना नहीं पड़ता, ठीक है। तो वो सर्विस का पार्ट है, पर खाना बना के देता है वो क्या है बेटा, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स का पार्ट है। तो ऐसे टाइम पे ये लोग क्या करते थे उस पे, डबल, मतलब वैट भी लगता था, एक्साइज भी लगता था, और सर्विस टैक्स भी लगता। वो कोल्ड ड्रिंक आपको बेचता है राइट, कोल्ड ड्रिंक बेचता है वैट, सर्विस दे रहा है इसलिए सर्विस टैक्स, खाना मैन्युफैक्चर करके दे रहा है, प्रोड्यूस करके दे रहा है, इसलिए व्हाट बेटा एक्सेस। ऐसा थोड़ी होता है, ये लोग बोलता है एक ही लगाओ ना, तीन तीन लगाओगे तो वाट लग जाता है, ठीक है। So adopting but beta conservative approach to avoid unnecessary litigation, trade and industry charge both VAT and what beta service tax on such disputed items, जो बहुत बर्डन था बेटा ये कभी जीएसटी आने के पहले। फिर जीएसटी आया, सब समस्याओं का समाधान बने। तो जीएसटी आया बेटा, क्यूर फॉर व्हाट बेटा, ऑल द एग्जिस्टिंग इनडायरेक्ट टैक्स regime, a comprehensive tax structure covering both goods and service tax addressed these problems. Simultaneous introduction of GST at both central and state level has integrated taxes on goods and services for the purpose of set off relief and ensures that both cascading effect of SENVAT and service tax are removed and continuous chain of set off of the original producer's point, service provider's point up to the retailers or consumer level is established. In the GST regime, major indirect taxes have been subsumed. Subsume matlab merge in the ambit of what beta GST. Erstwhile matlab old. Concepts of manufacturer, sale of goods, rendering of services are no longer applicable since tax now is levied on only of what beta supply of goods and or services. तो इस तरीके से जीएसटी आया, ठीक है। अब अगर आपको याद होगा तो मेरे को बताओ, चलो हम लोग ने कल लास्ट टाइम क्या क्या पढ़ा था, दो चीजें पढ़ा था, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स राइट। मैंने जाते जाते तुमको करवाया, मत देख बुक में, बिना देखे याद करने का है। व्हाट आर द स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स? 11th है राइट, हाँ बोलो। एम से 3 था, मिजो, मणिपुर, फिर हाँ जे एंड के, ऐसे 3 था, यूके, एपी, तो अपना जम्मू एंड कश्मीर, फिर उत्तराखंड एंड अरुणाचल प्रदेश। मैं नंबर लिखता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, बताओ। निकोबार तो यूनियन टेरिटरी वाला, ये पूरा था। हाँ बोल बोल बोल, मैं और गोना नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से याद करो। यूके जेके एपी, ये 3 थे बेटा। हिमाचल प्रदेश, लद्दाख नहीं, नहीं वो सब यूटीज है। हाँ वो भी करते हैं अभी, थोड़ा थोड़ा फ्री प्रेशर मारना पड़ेगा तुमको। बोलो बोलो, सिक्किम, चेक करो। हाँ ही रहा, इधर किया था देख, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, फिर एपी, एपीएचपी याद रहेगा, जेके यूके, एपीएचपी जेके यूके, ओके ये 4 है, ठीक है। फिर नागालैंड, आसाम, सिक्किम एंड व्हाट बेटा त्रिपुरा। तुम अपने हिसाब से बनाओ। फिर हमने क्या देखा था, यूनियन टेरिटरीज, वो आएगा अभी इसका फेवरेट आएगा, बोल।
न्यू दिल्ली, अंडमान एंड निकोबार, न्यू दिल्ली, चंडीगढ़, दिल्ली, दमन एंड दमन, यस। तो एग्जाम दो ऐसे कट दादर, दादर 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 एंड नगर हवेली, हाँ हवेली, हवेली, घर वाला हवेली, क्या लक्षद्वीप, अरे बात अभी दिल्ली, बस सर नहीं नहीं सर वो निकाला ना, जम्मू कश्मीर बोल रही है। यूटी ऑफ JNK ना, और चंडीगढ़ हो गया मैंने बोला था लद्दाख। तो मैं लिखा ना फिर, अरे ऐसा क्या करती है, और क्या है? अभी इसमें 3 कौन लोग हैं ऐसे जो गद्दार लोग हैं? जेके, दिल्ली, हाँ, और जो है वो लिखा नहीं है, अच्छा जो है वो लिखा है। तीसरा गद्दार लिखा ही नहीं। नहीं अरे लिखा लद्दाख भी नहीं आएगा ना? सॉरी, लद्दाख लिख दिया ना, ये लिखा नहीं है जो तीसरा। बोलना फिर, बोलना है। हाँ हाँ, गुड से है। तो बोलना, मेरे को बोलना, उसको क्या बोलते हैं रे? मैंने क्वेश्चन पूछा ना, क्या है बेटा? पुदुचेरी। अभी ना इसमें देखो हमने क्या क्या देखा था इसमें, देखो दमन एंड दीव है, लक्षद्वीप है, अंडमान एंड निकोबार है, दादरा एंड नगर हवेली एंड व्हाट बेटा, चंडीगढ़। ठीक है, तो ये कितने, 1 2 3 4 5, 5 पे आपको क्या मिलेगा बेटा? UTGS। एंड ये 3 लोग गद्दार लोग हैं। ठीक है, क्या गद्दार लोग हैं कि इन पे यूनियन टेरिटरी होने के बावजूद इनके पास खुद का स्टेट लेजिस्लेचर है, तो इन पे क्या लगेगा बेटा? SGST। ठीक है, चलो आगे इसका भी मेंशन आएगा अपने को एज वी गो हेड। Now we know we have a dual model of what beta, GST in India. I mean dual model, what it tells you, there will be a GST, sorry, there will be SGST and there will be a CGST. ठीक है, चलिए. So India has adopted a dual model of SGST in a view of federal structure of the country. Central and state simultaneously levy GST on taxable supply of goods and or services or both, which takes place within the state or union territory. Thus, tax is imposed concurrently by the center and states. That is, center and state simultaneously tax goods and services. GST is levied by the center on क्या? Intrastate supply of goods and services, and called as what beta? CGST. And that is levied by the states or union territories is called as what beta? SGST, UTGST. Similarly, integrated GST is levied and administered by the center on every interstate supply of goods and services. IGST is approximately a sum total of CGST, SGST or UTGST and is to be levied by the center on all the interstate supplies. GST extends to the whole of India, including the UT of what beta? JNK with its own. देखो एक मिनट,
नीड फॉर what beta? Dual model of GST. India is a federal country where both center and states have been what beta assigned the power to levy and collect taxes through appropriate legislation. Both the levels of government have distinct responsibilities to perform according to the division of power prescribed in the constitution, of which they need to raise what beta resources. A dual GST therefore has been introduced keeping in mind the constitutional requirement of what beta fiscal फेडरलिज्म. फिस्कल मतलब रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट, फेडरलिज्म मतलब वो दो टैक्सिंग स्टेट्स. तो इनको ध्यान में रखते हुए ये लोग ने अलग अलग किया. एडमिनिस्ट्रेशन, नाउ वी नो कि सेंटर लेवीज एंड एडमिनिस्टर CGST एंड व्हाट बेटा IGST, while respective states or UTs levies and administer what beta SGST and UTG. There is a single legislation CGST Act 2017 for the levy of what beta CGST. Similarly, ध्यान देना, union territories without what beta without state legislation. So Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep, Dadra and Nagar Haveli, Daman and Diu, and what beta Chandigarh. These are still governed by what beta UTGST for levying of what beta UTGST. States and unions with their own legislature, Delhi, Jammu and Kashmir and Puducherry have enacted their own GST legislation for levy of what beta SGST. Though there are multiple SGST legislations, but the basic features of law such as chargeability, definition of taxable event, taxable person, classification, value of goods and services, procedure for collection and levy, and बहुत सारा like are what beta uniform for all the SGST legislation as far as feasible. This is necessary to preserve the essence of what beta dual GST. Obviously ये क्या बोलते हैं, there are से अगर अभी अपने पास 28 स्टेट्स है तो 28 स्टेट्स अपना ना अलग अलग लॉ नहीं बना सकता कि एक स्टेट बोल रहा है मेरे हिसाब से ये सप्लाई है, उसी को दूसरा स्टेट बोल रहा है नहीं नहीं हमारे हिसाब से तो ये सप्लाई है ही नहीं. एक बोलता है मैं इस पे लेवी करूंगा टैक्स, दूसरा बोलता है मैं तो लेवी करूंगा ही नहीं. ऐसा नहीं हो सकता. तो व्हाट दे आर सेइंग इज कि भले ही सबका SGST एक्ट्स अलग अलग है, बट जो बेसिक फीचर्स ऑफ GST होंगे ना बहुत सारे, सबके लिए क्या रहेगा बेटा सेम है. जैसे कि सप्लाई इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 7 ऑफ द CGST. तो बाकी के इन लोगों ने अलग अपना सप्लाई नहीं डिफाइन किया. अभी जब जब सप्लाई का बात आता है सब जन ये बोलता है आप कहाँ जाके चेक करो, सेक्शन 7 ऑफ CGST. तो सप्लाई सबके लिए कॉमन है. तो बहुत सारे बेसिक फीचर्स जो है ना दैट आर केप्ट कॉमन फॉर व्हाट बेटा एवरी. चलो, manner of levy of what beta dual GST. The central GST and the state GST are levied simultaneously on every transaction of supply of goods and services except of exempted goods and the goods which are outside the purview of GST. The transactions which are below the prescribed threshold limits. Further, both are levied on the same price or values, unlike state VAT, which were levied on the value of goods, including of what beta send VAT. अभी ये लोग क्या बोलता है, देख यहाँ पे दो चीजें, एक किस किस पे GST लेवी नहीं होगा, एग्जेम्प्टेड गुड्स पे नहीं होगा. जैसे इंडियन फ्लैग, तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडियन फ्लैग इज व्हाट बेटा एग्जेम्प्टेड. ठीक है, तो उस पे GST लेवी नहीं होगा. अभी 26 जनवरी को फ्लैग आएगा है ना, तो वो जो फ्लैग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उन पे GST नहीं है. ठीक है, तो ऐसा बहुत सारा सर्विसेज भी है ठीक है जिसपे GST लेवी नहीं. गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर आउटसाइड द परव्यू ऑफ GST, मतलब जिसपे GST आपको लेवी करने का ही नहीं है. जो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, अपना बहुत सारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है ना, इलेक्ट्रिसिटी, दीज आर आउटसाइड व्हाट बेटा GST, तो उस पे भी GST नहीं लगता. अब तीसरा इंपॉर्टेंट है ट्रांजैक्शंस व्हिच आर बिलो द प्रिस्क्राइब्ड व्हाट बेटा थ्रेशोल्ड लिमिट्स. अब ना GST ने क्या बोला यार, तू 1 रुपए का भी सप्लाई करेगा तो मैं नहीं चाहता कि तू GST भरते बैठे. तो GST वाले ने क्या किया, एक थ्रेशोल्ड लिमिट बोला कि अगर ना तेरा वैल्यू ऑफ सप्लाई ये थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर है तो ही तेरे पे GST को कंप्लाई करने का ऑब्लिगेशन. उससे नीचे तो GST नहीं कंप्लाई किया तो भी चलेगा.
तो ना बेसिकली वो लोग क्या बोलते हैं, अगर छोटा कोई सप्लायर है तो हमको उसको ट्रबल नहीं करने, तुम एक लेवल पे आ जाओ, लेवल के बाद करें। अभी आप ऑब्वियसली सोच रहे हैं कि सर वो क्या लेवल है, तो कोई कोई लोगों के लिए 20 लाख रुपीज है, कोई कोई लोगों के लिए 10 लाख रुपीज है, एंड कोई कोई लोगों के लिए 40 लाख रुपीज है। तो 20 लाख इज द मोस्ट जनरल, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स 20 lakhs becomes 10 lakhs on स्पेशल कैटेगरी, एंड कुछ स्टेट्स में सिर्फ गुड्स के लिए 20 lakhs becomes कितना बेटा 40। ओके, इसको हम लोग है ना थ्रेश होल्ड लिमिट बोलते हैं। थ्रेश होल्ड मतलब है बेंचमार्क लिमिट, जिसके ऊपर जाएगा तो जीएसटी कंप्लाई करना पड़ेगा। अब आप सोचो, हम भी आपसे जब भी फीस ले रहे हैं, ऑब्वियसली हम आपसे जीएसटी चार्ज नहीं कर रहे, बिकॉज वी आर बिलो द थ्रेश होल्ड लिमिट। ठीक है, अगर हम लोग 20 लाख से ऊपर होते तो हमको आपसे फीस भी लेना चाहिए, एंड हमको आपसे जीएसटी भी लेना चाहिए, जो हम नहीं रखेंगे, हम आपसे ले लेंगे और क्या करेंगे, गवर्नमेंट को देंगे। यू आर द फाइनल कंज्यूमर, यू विल बेयर द जीएसटी का टैक्स। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है बेटा? Classification of goods and services. The goods are classified on the basis of something called as HSN. इसका नाम है Harmonized System of what बेटा? Nomenclature. Now this is a goods का classification and coding system जो इंटरनेशनली बनाया गया है। तो अपन कस्टम्स में पढ़ेंगे ना, तो कस्टम्स में भी सब गुड्स का क्लासिफिकेशन जो है वो किसके हिसाब से होता है? HSN के हिसाब से। ठीक है, so the goods are classified on the basis of HSN under what बेटा? GST. सर्विसेज के लिए लोग ने अलग से स्कीम बनाया बेटा। A new scheme of classification of services has been devised, मतलब made, wherein the services of various descriptions have been classified under various section, heading, and what beta group. Each group consisting of various service code, that is tariffs. Chapters referred are the chapters of first schedule of the custom tariff. Registration beta, every supplier of goods and or services is required to obtain registration in the state or union territory from where he makes taxable supply if his aggregate turnover exceeds the threshold limit। ठीक है, अभी है ना बच्चा, मैं जब भी आगे डिस्कस करूंगा एक चीज याद रखना, मेरे लिए थ्रेशोल्ड सिर्फ मैं 20 लाख ही बोलूंगा, बट इट इज इम्प्लाइड कि वो सिर्फ 20 लाख नहीं है, जिधर जिधर 10 है उधर 10 है, जिधर जिधर 40 है उधर 40 है। फॉर एग्जाम्पल, वेन एवर आई स्पीक आई ओनली टॉक अबाउट 20। Then tax is paid by what beta? Taxable person. In GST regime beta, tax, that is CGST, SCST, UTGST or intrastate supplies, and IGST for interstate supplies, is paid by every taxable person. And in this regards, provisions have been what beta prescribed in the. अब प्लीज ध्यान देना, आई डोंट नो तुमने नोटिस किया कि नहीं, अब नहीं किया होगा। दे आर सेइंग टैक्स इज पेड बाय हूम, दे नेवर सेड रजिस्टर्ड पर्सन, they said क्या बेटा? Taxable person. Now what is the difference between the taxable and the registered person? हाँ, पर रजिस्टर्ड पर्सन और टैक्सेबल पर्सन में डिफरेंस क्या, मैं ये पूछूं? क्योंकि टैक्स इज नॉट पेड बाय रजिस्टर्ड, इट इज पेड बाय व्हाट बेटा? टैक्सेबल पर्सन। वो एंड कंज्यूमर के पॉकेट से एक्चुअल मनी जाता है ना, हाँ, पेड बाय टैक्सेबल पर्सन, हाँ, उसके पीआर पे वो रजिस्टर्ड पर्सन पे करता है गवर्नमेंट। नहीं नहीं, एक मिनट, हेलो हेलो, हाँ यार हमें दरवाजा उगड़ा है ना। हाँ एक, देखो ये क्या बोलता है, टैक्स इज पेड बाय अ टैक्सेबल पर्सन। अभी ये लोग क्या बोलता है, देखो हमने आपको ना थ्रेशोल्ड दिया 20 लाख का। ओके, अब देखो, अगर है ना आपका बिजनेस चल रहा है और आपने 20 लाख के अंदर किया, तो आपको नॉट एवरी पर्सन, एक मिनट क्या लिखा है, नॉट एवरी पर्सन इज लायबल टू पे, लाइक टैक्सेबल पर्सन का कुछ थ्रेशोल्ड होगा। ओके करेक्ट, ऑलमोस्ट देयर। तो देखिए ये लोग क्या बोलते हैं, 20 लाख का लिमिट है। अभी अगर कोई बंदे ने 20 लाख रुपए क्रॉस ही नहीं किया, ही इज लायबल टू पे टैक्स, नो, तो ही इज नॉट अ टैक्सेबल पर्सन। अब गवर्नमेंट ने क्या बोला, मालूम है? देख, कोई बंदा है जिसने रजिस्ट्रेशन लिया है, तो मैं बोलता हूँ थ्रेशोल्ड क्रॉस्ड,
registered. Okay. Threshold cross, yes. Registered, yes. Is he going to be a taxable person? Yes. ठीक है. Threshold cross नहीं किया, बट फिर भी उसने क्या किया, रजिस्ट्रेशन, वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन, बोला थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं किया फिर भी रजिस्टर होने के, तो भी वो टैक्सेबल पर्सन है क्या? हाँ है. थ्रेशोल्ड क्रॉस किया पर रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, मतलब मैं अभी सप्लाई कर रहा हूँ, मेरा 20 लाख से ज्यादा सर्विस हो गया, फिर भी मैंने खुद को रजिस्टर नहीं किया, तो भी मैं टैक्स. तो गवर्नमेंट बोलते हैं तू रजिस्टर नहीं किया तो छोड़ थोड़ी ना देगा तेरे. तो टैक्सेबल पर्सन हैज टू पे द जीएसटी, नॉट अ रजिस्टर्ड पर्सन. टैक्सेबल पर्सन कौन है? अदिति, अदिति, टैक्सेबल पर्सन कौन है? बोलो, टैक्सेबल पर्सन कौन है? हु इज आइदर रजिस्टर्ड or who is not registered but he has crossed what beta threshold limit. See, once you are registered then it is immaterial तेरा threshold limit cross हुआ है या नहीं है. registered है तो तेरे को टैक्स तो भरना ही पड़ेगा, पर अगर तू registered नहीं है पर तेरा थ्रेशोल्ड क्रॉस हो गया तो भी तुझे टैक्स भरना पड़ेगा. तू कौन बनेगा बेटा? टैक्सेबल पर्सन. अब मान के चलो कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं, तो मैं टैक्सेबल नहीं हूँ, तो मेरे को जीएसटी पे करने का जरूरत नहीं. क्लियर है? सो डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस नाउ बिटवीन अ रजिस्टर्ड पर्सन एंड अ टैक्सेबल? ठीक है. तो अगर मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूँ बट मेरा थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं किया, हाँ. तो भी मैं टैक्स पे करूंगी? यस यस, क्योंकि आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया. एक बार आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया फिर आपको जीएसटी कंप्लाई करना ही पड़ेगा. ठीक है. यस सर.
हो गया भूख लग रहा है सिर्फ 30 तक ही पहले आधे घंटे में क्यों नहीं खाया? मैं इसलिए लेट आया था कि तुमको डब्बा खाने के लिए टाइम मिले। तो मैं 1:15 को आया। हाँ, मैं इसलिए लेट आया तुमको खाना खाने के लिए टाइम मिले। मैं पूछा डैडी को तो डैड बोले लेट चालू हुआ। टाइम टेबल में इसके बाद भी ब्रेक बोला है। हाँ टाइम टेबल के हिसाब से टेस्ट जब ही था तब आने का, फिर लेट कौन है? लेट कौन है? तो क्यों लेट चालू हुआ? पता नहीं सबको लगा कि और आएंगे बट आई फिर हम ही चालू हुए। चलो अभी ध्यान देना। तो देयर इज अ सेस कॉल्ड एज, ध्यान दो, कॉम्पनसेशन सेस। ठीक है, अब ना जब जीएसटी लेवी हुआ तो क्या होता था बेटा? बिफोर जीएसटी, ठीक है, जो स्टेट्स का रेवेन्यू था वो जाता था 100% स्टेट गवर्नमेंट के पास। ठीक है, पर आफ्टर जीएसटी क्या हुआ बेटा? जो स्टेट्स का रेवेन्यू था वो है ना बेटा, बट गया, बराबर है। नाउ इट इज गोइंग टू बी 50% टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 50% टू व्हाट बेटा? स्टेट गवर्नमेंट। तो ना द स्टेट्स वेर वेरी अनहैप्पी विद दिस, बोलते अरे यार पहले तो मेरा 100% मेरा पैसा मुझे ही आता था, अब मुझे हाफ किसको देना पड़ेगा? सेंटर को देना पड़ेगा। पर सेंटर बोला हम भी तो अपने कुछ रेवेन्यूज तुम्हारे साथ बांटने के लिए रेडी है। जैसे एक्साइज ड्यूटी पहले पूरा सेंटर को मिलता था, वो अभी जीएसटी में सबस्यूम हो गया, तो वो भी तो आधा स्टेट को मिलेगा। सर्विस टैक्स पहले पूरा सेंटर को मिलता था, वो भी तो जीएसटी में अभी सबस्यूम हो गया, उसका भी तो आधा आपको मिलेगा। तो फिर भी दे वर नॉट रियली वेरी हैप्पी एंड रेडी। तो स्टेट गवर्नमेंट को गवर्नमेंट सेंट्रल ने क्या प्रॉमिस किया? बोला एक काम करते चल, ये देखते हैं कि तेरा ना बिफोर जीएसटी कितना रेवेन्यू है एंड आफ्टर जीएसटी कितना रेवेन्यू। तो मान के चल बिफोर जीएसटी तेरा 250 सीआर का रेवेन्यू है एंड आफ्टर जीएसटी तेरा 225 सीआर का रेवेन्यू। तो ये जो 25 सीआर का गैप है ना, ये हम तेरे को भर के देंगे। ठीक है, ये 25 ईयर का गैप है ना, हम तेरे को भर के देंगे। पहला आइडिया समझो, प्रोसेस अलग तरीके से है, प्रोसेस कैसे करेंगे ये बात की बात है। पहला क्या करना है ये समझ के लिए। तो द लॉस ऑफ रेवेन्यू टू स्टेट्स विल बी कॉम्पनसेटेड बाय व्हाट बेटा? सेंटर। और सेंटर बहुत छाड़ा है, सेंटर खुद के जेब से तो नहीं देने वाला। तो ये लॉस को कॉम्पनसेट करने के लिए उसने एक नया सेस लाया, आपका जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस, जो हमसे ही वसूल करेगा। मतलब दैट इज अ लेवी व्हिच इज ओवर एंड अबव सीजीएसटी एंड व्हाट बेटा? एसजीएसटी। तो सीजीएसटी भी लगेगा, एसजीएसटी भी लगेगा, एंड कुछ स्पेसिफिक चीजों पे, लग्जरी गुड्स है, डीमेरिट गुड्स है, उन पे हम क्या करेंगे? जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस भी लगाएंगे। एंड ये सेस का एक सोल पर्पस क्या है? टू रेम्यूनरेट और कॉम्पनसेट द स्टेट गवर्नमेंट फॉर लॉस ऑफ व्हाट बेटा? रेवेन्यू। फॉर लॉस ऑफ व्हाट? रेवेन्यू, है ना? तो देखो, जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस at specified rate has been imposed under the Goods and Service Tax Act Compensation to States Act on specified luxury items or what beta? Demerit goods like what beta? Pan masala, tobacco, aerated water, motor car, etc. computed on the value of taxable supply. Compensation cess is leviable on intrastate supplies and also interstate supplies with a view to provide for a compensation to states for loss of revenue arising on account of implementation of what बेटा? जीएसटी के कारण जो लॉस, वो लॉस को भरपाई करने के लिए हमने क्या लगाया बेटा? कॉम्पनसेशन। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अभी ये है ना, आई रियली डोंट वांट टू रीड ये, दिस यू नो, दिस यू कैन जस्ट रीड फ्रॉम द स्क्रीन ओनली हियर। तो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन not leviable to GST. Petroleum crude, diesel, petrol, aviation turbine fuel, natural gas not liable to GST till notified. कौन notify करने वाला है? नहीं, GST काउंसिल, है ना? It will be notified, recommended by what बेटा? The GST काउंसिल। फिर मेरे को बोलो टबैको, क्या खास बात? टबैको पे दोनों लग रहा है ना, सेंट्रल एक्साइज भी लग रहा है और बेटा जीएसटी भी लग रहा है। ओपीएम, इंडियन हेम्प,
स्टेट एक्साइज भी लग रहा है और जीएसटी भी लग रहा है, रियल एस्टेट सेक्टर बाहर है। तो ये 5 पढ़ के लो, ABCD है। सेल पे वैट CST सेल पे लगता है। वैट जब आप विद इन द स्टेट सेल करोगे, एंड अगर इंटर स्टेट सेल करोगे तो CST लगता है। ठीक है। 11th मत पढ़ना, ई तक। मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन अभी नहीं करेंगे, बाद में। अभी ये लास्ट पढ़ लो बेटा। व्हाट आर द टैक्सेस विच आर सबस्यूम्ड अंडर व्हाट बेटा? GST। तो क्या क्या गया देखो। अभी बहुत सारी चीजें ना आपको पता भी नहीं होंगी, बट जस्ट एज अ नेम पढ़ लो। जैसे सेंट्रल एक्साइज तो पता है बेटा, ठीक है। ड्यूटी ऑफ एक्साइज ऑन मेडिकल एंड व्हाट बेटा? टॉयलेट प्रिपरेशंस। एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज ऑन गुड्स ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस, जिसको हम GSI बोलते थे। Additional duty of excise, textile and textile products, additional duty of customs, commonly known as CVD, special additional duty, service tax, central sales tax, central surcharges and cess, so far as they related to goods and what beta services। तो बहुत सारे सेस थे, जैसे कृषि कल्याण सेस करके एक था, स्वच्छ भारत सेस करके एक था। तो ये सब कुछ उन्होंने ने क्या किया बेटा? हटा दिया। हटा दिया मतलब GST में सब्स्यूम कर दिया। अभी स्टेट के क्या क्या गया? तो स्टेट का वैट गया, लग्जरी टैक्स गया, एंट्री टैक्स। आपको मालूम है ऑक्ट्रा हुआ करता था? सुना है कभी इसका नाम? ठीक है, जो अपना जो चेकनाका है, चेकनाका में गुड्स एंटर होने के पहले दे हैड टू पे ऑक्ट्रा, वो भी निकल गया। दैट वाज एंट्री टैक्स, तो दैट इज आल्सो आउट नाउ। ठीक है। देन एंटरटेनमेंट एंड अम्यूजमेंट टैक्स एक्सेप्ट लेविड बाय लोकल बॉडीज, टैक्स ऑन एडवर्टाइजमेंट्स, परचेज टैक्स, टैक्सेस ऑन लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग, स्टेट सरचार्जेस, सेस, ये सब कुछ निकल गया।
है, ये क्या बोलता है, द जीएसटी काउंसिल shall make recommendations to the union and states on the taxes and surcharge levied by the center, states and the local bodies which may be subsumed in GST. और भी कोई टैक्सेस जो है जो जीएसटी के अंदर सबस्यूम करने अगर है तो उसके लिए कौन रेकमेंड करेगा बेटा, आपका जीएसटी काउंसिल। तो ओवर द टाइम अगर उसको लगता है कि ये टैक्स भी अभी जीएसटी के अंदर सबस्यूम हो सकता है तो वो रेकमेंड करेगा एंड दैट्स देन इट विल बी सबस्यूम्ड अंडर द जीएसटी। फिलहाल तो इतने हैं which are subsumed under GST. This we all know. The following taxes shall be outside the purview of what beta GST, alcoholic, petroleum products, वही 5 अपने, electricity, property tax, stamp duty, motor vehicle tax, entertainment tax collected by local bodies. State वाला तो गया, local bodies वाला अभी भी है, तो that will be under what beta, that will be outside the GST. The next part है constitutional provisions का, which is then the last second half of the chapter. ये करने के बाद खत्म हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन में ना अपने को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेके पढ़ने का जरूरत नहीं है, बस एक छोटा सा ग्लिम्स लेंगे कि हाउ थिंग्स वर्क एंड वी विल स्क्वायर ऑफ द चैप्टर। के बाद ना मैं मस्त चैप्टर चालू करने वाला है, कॉम्पोजिशन ले, वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर्स ऑफ जीएसटी दैट यू कैन हैव, वो करता हूँ। उसके बाद आपको ना मैं सप्लाई करवाऊंगा एंड यू विल बी फॉर दैट मैटर देन मर्ज्ड विद दीस पीपल। सप्लाई थोड़ा हैवी है पर तुम लोग कर पाओगे थोड़ा। अभी तो मेरे को ये मेन बेसिक कराने का था, अभी जब मैं सप्लाई में इंटरस्टेट इंट्रास्टेट ऐसा कुछ कुछ बोलूंगा तो तुमको तो अभी समझेगा, राइट। ये नहीं पढ़ा था तो वो कुछ भी बात समझता ही नहीं था। क्रेडिट क्या है, फॉरवर्ड चार्ज क्या है, रिवर्स चार्ज क्या है, यू वुड हैव नेवर अंडरस्टूड। नाउ टू यू विल एबल टू आराम से अंडरस्टैंड, ठीक है। तो अभी मिलेगा 3 o'clock। बाय बच्चा लोग।